अगर आप भी IAS IPS बनना चाहते हैं, अगर आपको जानना है कि इसके लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, पेपर कैसे होता है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट दूर हो जाएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि IAS IFS या IPS जैसी पोस्ट पाने के लिए आपको कौन सी परीक्षा देनी होती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको IAS बनना हो, चाहे IPS बनना हो, चाहे IFS बनना हो, या किसी पोस्ट पे ग्रुप A या ग्रुप B की पोस्ट पे जाना है, तो आपको UPSC का एग्ज़ाम देना होता है। अब UPSC क्या है, तो लोक संघ सेवा आयोग होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे आप लोगों ने SSC के बारे में सुना होगा, व्यापम के बारे में सुना होगा, ये परीक्षाएं कराते हैं। वैसे ही आपका UPSC होता है, ये आपका ग्रुप A और ग्रुप B की परीक्षाएं कराता है। यानी इसके द्वारा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। जितनी भी सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं UPSC के द्वारा आयोजित कराई जाती हैं, लोक संघ सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती हैं। लोक संघ सेवा के द्वारा ही IAS IFS IPS जैसी 24 पोस्ट में परीक्षाएं कराई जाती हैं। अब IAS का मतलब क्या होता है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा। अब IFS का मतलब क्या होता है, तो भारतीय वन सेवा। IPS का मतलब क्या होता है, तो भारतीय पुलिस सेवा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इन परीक्षाओं को देने के लिए हमें योग्यता क्या चाहिए। इन परीक्षाओं को देने के लिए आपको किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर हम विज्ञान वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, आर्ट वाले हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हों, चाहे आप बायो के हों, चाहे आप कॉमर्स के हों, चाहे आर्ट के हों, किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है या फाइनल ईयर में है, तो आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। डाउट क्लियर आपका ना? किसी भी सब्जेक्ट के आप हों, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने स्नातक पास कर लिया है, यानी ग्रेजुएशन कर लिया है, या फिर आप लास्ट ईयर में हैं, तो आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों के मन में जो डाउट था कि UPSC एग्ज़ाम देने के लिए या IAS बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो आपको स्नातक पास होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ आई ना? यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, या आप फाइनल ईयर पे हैं तो भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो एज आपकी न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 32 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष, अधिकतम आपकी 32 वर्ष। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी आप 35 साल तक पेपर दे सकते हैं। अगर आप ST SC के हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी आप 40 साल तक पेपर दे सकते हैं, उम्र तक। ठीक है। अब बात आती है कि हम इस परीक्षा को कितनी बार दे सकते हैं, कितनी बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जर्नल के हैं तो आप इस परीक्षा को 6 बार दे सकते हैं। अगर आप OBC के हैं तो आप 9 बार दे सकते हैं। अगर आप SC ST के हैं तो आपकी जितनी बार इच्छा है आप उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। अब बताती है कि इसके पेपर कैसे होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पेपर कैसे होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, सारी जानकारी दे देता हूँ। अगर इसके हम परीक्षा की बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में आयोजित कराई जाती है। कितने चरणों पे? 3 चरणों पे कराई जाती है। प्रथम चरण पे प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यानी सामान्य अध्ययन के आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यानी पहला जो पेपर आपको होगा 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग रहती है आपके इस पेपर में। ठीक है। फिर जो आपका दूसरा पेपर होगा जिसको हम CSET कहते हैं, ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें आपके 80 क्वेश्चन रहते हैं। दूसरे पेपर में कितने रहते हैं आपके? 80 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। इसमें भी आपका 2 घंटे टाइम रहता है। इसमें आपका माइनस मार्किंग होता है। ये भी आपका समान अध्ययन का पेपर ही होता है। अगर आप इस पेपर को निकाल लेते हैं, फिर आपका दूसरा पेपर जो होगा
वो आपका 9 पेपर होंगे ना, दूसरे में आप कितने होंगे, आपके 9 पेपर टोटल होंगे आपके, ठीक है। यानी पहला आपका पेपर जो ए होगा अनिवार्य भारतीय भाषा पे 300 नंबर रहेगा, जो ना आपकी भारतीय भाषा है उस पे आपका 300 रहेगा। जो पेपर बी है आपका अंग्रेजी का, ए भी 300 का आपका रहता है। फिर पेपर फर्स्ट आपका निबंध का होगा, ठीक है। मेन ए बी तो आपके 2 हो गए, ठीक है। एक तो आपका भारतीय भाषा पे हो गया, अनिवार्य है, फिर अंग्रेजी पे हो गया। फिर एक पेपर आपका निबंध का होगा, 250 अंक का रहेगा, ठीक है। फिर आपका समान अध्ययन का पेपर होगा, 250 का रहेगा। फिर समान अध्ययन पेपर आपका 250 का रहेगा। फिर पेपर 4 भी होगा, फिर 250 रहेगा। पेपर 5 आपका फिर 250 का ही रहने वाला है। फिर इसके बाद 2 आपके वैकल्पिक रहेंगे ना पेपर, जो आपका 6 और 7 ही क्या रहेंगे, वैकल्पिक रहेंगे। इस तरह से आपको 9 पेपर देने होंगे। अगर आप इसको भी पास कर लेते हैं फिर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अगर मेरिट पे आपका नंबर आता है इसके बाद आपको, ठीक है, फिर अंतिम चरण में आपका साक्षात्कार होगा ना। फिर इसके बाद अंतिम सूची बनाई जाएगी, ठीक है ना। साक्षात्कार इंटरव्यू के बाद आपकी क्या होगी, अंतिम सूची बनाई जाती है, जिसमें छात्रों को उनकी इच्छा एवं चयन किए गए विषयों और आधार पर किया जाता है। फिर आपने जो किया है उसके आधार पे आपको पोस्ट में अगर आपको मेरिट पे नाम आता है। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, आपको योग्यता क्या चाहिए, आपकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसकी जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारी जानकारी मिलती रहती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। जो आपका डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं।